नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व के साथ साथ भारत आज नोवल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें एकजुट होकर इस संक्रमण से बचने के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। बात उत्तराखंड अगर राज्य की जाए तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन का फैसला लिया, उसका पालन उत्तराखंड में भी बखूबी हो रहा है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से संक्रमण पर काबू पाने की जो तमाम कोशिशें की जा रही है वो सार्थक होती नजर आ रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थिति इस वक्त नजर आती है वो तो और राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। यहाँ पर लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन कराया जा रहा है और किया भी जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें तो एक वर्ग ऐसा है जिसका विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चों की, खासकर स्कूली छात्रों की जो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से घर पर है और किस तरह से घर पर रहते हुए उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या कुछ शिक्षा विभाग बच्चों की, छात्रों की शिक्षा को लेकर काम कर रहा है, किस तरह से उनके पठन पाठन का ख्याल रखा जा रहा है। आज इसी विषय पर हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में बात करने वाले हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ विद्यालय शिक्षा एवं खेल मंत्री श्री अरविंद पांडे जी स्टूडियो में उपस्थित है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं मंत्री जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आप सब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हमारे साथ बन सकते हैं। ये फोन इन कार्यक्रम है। दर्शकों, आप हमारे जो स्क्रीन पर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर जो फोन नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल हैं शिक्षा को लेकर वो आप शिक्षा मंत्री से पूछ सकते हैं। एक बार मैं भी आपको अपने फ़ोन नंबर्स बता देती हूँ। हमारे फ़ोन नंबर्स है 757-942-8047 और हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 757-942-8028। और आपसे ये भी निवेदन है दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें तो अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम कम रखें। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि जब कोरोना वायरस की बात सामने आई और भारत ने, केंद्र सरकार ने इसको लेकर कदम उठाने शुरू करे, तब उत्तराखंड की अगर बात करें और शिक्षा विभाग की खास तौर पर बात करें, क्योंकि आपका जो विभाग है बेहद अहम है, बच्चों से जुड़ा हुआ है और हम सभी बच्चों को लेकर हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं किसी भी परिस्थिति की अगर बात की जाए, खासकर संक्रमण के दौर की। तो ऐसे में जब इस पूरे बीमारी को लेकर जानकारी हासिल हुई तो किस तरह से कदम सबसे पहले फौरी तौर पर आपके विभाग ने उठाए? सबसे पहले बहन जी, जब इस कोविड-19 की समस्या से पूरा विश्व जब संक्रमित हुआ और जब इस महामारी का एक प्रतियोगिता चालू हुई संघर्ष करने की, तो पूरा विश्व उस समय एक जैसे हालात सब जगह थे। इस लड़ाई में संघर्ष करते करते जो विश्व में देश सामर्थ्यवान हैं, मजबूत हैं, सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई और उनके देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसी समय संघर्ष में हिंदुस्तान भी उनके साथ ही खड़ा था, लेकिन हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनकी सूझबूझ, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और हिंदुस्तान को बचाने का जो दृढ़ संकल्प था, उसकी वजह से लॉकडाउन का निर्णय लिया और इतनी बड़ी आबादी का देश, इसको 4 घंटे के अंदर निर्णय लेना कि रात के 12 बजे से लॉकडाउन। और मैं हिंदुस्तान की जनता का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री की आवाज़ को, उनके निर्देश का पालन किया। और आज विश्व में अधिकांश देश जो सामर्थ्यवान थे उनका बहुत नुकसान हो गया क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान ने मजबूती से प्रधानमंत्री जी की बात का पालन किया, लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन किया, जिसकी वजह से नुकसान तो हम लोग का हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं हुआ। एक व्यक्ति की जान जाती है तो अभी वो हिंदुस्तान के व्यक्ति की जान जाती है और बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह सकता हूँ कि जितनी बड़ी ये बीमारी है, जितना बड़ा संकट है, उसके सापेक्ष हिंदुस्तान का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर होता, लेकिन इच्छा शक्ति की वजह से, प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा है, बहुत बचाव हो गया। रही बात उत्तराखंड की, तो निश्चित ही उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ईमानदारी से, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्देश थे उसका सरकार ने अक्षरशः पालन किया। जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी आई उसको हमारी सरकार ने अक्षरशः पालन करने की
की कोशिश की, और जिसको हमारे उत्तराखंड के देवभूमि की जनता ने उसको ईमानदारी से पालन किया, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश में इसकी प्रकोप तो आया लेकिन बहुत कम आया। कुछ लोगों का सकारात्मक सहयोग जैसे मिलना चाहिए, काश उनका भी सकारात्मक सहयोग इस प्रदेश के हित में, देश के हित में, मानव जाति के हित में अगर जो उनका भी सकारात्मक सहयोग मिला होता तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान अब तक कोविड-19 से समाधान इसका हो चुका होता। लेकिन संघर्ष थोड़ा सा बढ़ गया है, और मैं आपके माध्यम से जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भारत सरकार की एडवाइजरी आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी आ रही है, आप उसका पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अभी समस्या ख़त्म नहीं हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बातचीत लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं ये बताइए, और आपसे निवेदन भी है कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखें। नमस्कार, मैं देवेश खुलबे बोल रहा हूँ अल्मोड़ा से, और गांव का नाम हवली है। मैं वहाँ पे ग्राम प्रधान हूँ जी। अपना सवाल कीजिए। माननीय मंत्री जी को प्रणाम। मंत्री जी से मेरा निवेदन पूर्वक सवाल है, मंत्री जी, मनरेगा के अंतर्गत जो कुशल श्रमिकों की मानदेय होता है वो अभी तक निकला नहीं है, और जो श्रमिक है उनका तो केंद्र सरकार द्वारा आ गया है, और काफी समय से जो कुशल श्रमिक हैं वो बिना पैसे के हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके उस पैसे को जल्दी अवमुक्त करवाएं। जी, शिक्षा संबंधित हालांकि सवाल था, पर कोई मंत्री जी बात अगर नहीं, आप इसका जवाब देना चाहें तो। पंचायती राज मंत्री भी हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। खुलबे जी, प्रधान जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ भाई साहब। और इस घड़ी में आपने अपने गांव वालों को उचित सुझाव दिया होगा, जो एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की है उसका आपने पालन कराया होगा, जिसकी वजह से आपके क्षेत्र में खासतौर पर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिला, बल्कि टोटल उत्तराखंड में हमारे यहाँ केस बहुत कम आए हैं। उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। मैं इस योगदान के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने सुझाव दिया है कि मनरेगा के कुशल श्रमिकों का उनके वेतन का उनके दिलाने के लिए आप निश्चिंत रहिए, यह हमारी जानकारी में है, और जो विभागीय अधिकारी हैं इसका समय पर निर्देश दे दिया गया है कि जो इसका भुगतान है, जो पात्र हैं उसका इसका भुगतान समय से करा दिया जाए, इसका निर्देश उनको दे दिया गया है। और भी इसके अलावा कोई सुझाव हो खुलबे जी तो बताइएगा। बिल्कुल मंत्री जी, उम्मीद करते हैं कि जो आपने उनके सवाल का जवाब दिया, उनकी समस्या का जरूर उनको समाधान मिल गया होगा। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से फोन करें और अपना सवाल कीजिए। जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। अपना नाम बताइए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अपना नाम बताइए। चलिए, फिलहाल शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी, बात शिक्षा विभाग की अब करते हैं साफ तौर पर। किस तरह से आपके विभाग ने तैयारियां शुरू की जब कोरोना वायरस को लेकर चीज़ें सामने आने लगी? और उस वक्त उत्तराखंड में इतना केस या इतना उत्तराखंड प्रभावित नहीं था, लेकिन उस वक्त किस तरह से शिक्षा विभाग ने तमाम फौरी तौर पर काम करना शुरू करा? बहन जी, लॉकडाउन का जो आदेश था ये पूरे हिंदुस्तान के लिए था, उसका हम लोगों ने ईमानदारी से पालन किया। और मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यालय शिक्षा के बच्चे हैं, चाहे सरकारी स्कूल के हों चाहे प्राइवेट के हों, वो सब अपने घरों में बैठे हैं, और उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मन उनका कचोटता होगा कि हम इस समय खाली समय का हम उपयोग ढंग से नहीं कर पाए। काश हम लोग के पास पाठ्य पुस्तकें होती तो हम इसका अध्ययन करते। लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को और समस्त मानव को, इंसानों को, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, जो रामायण महाभारत आपने ये धारावाहिक दिखाया है, इससे नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला। तो मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो धारावाहिक रामायण, इसको देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पाठ्य पुस्तक बेशक आप नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन इससे देख के आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा, जो आगे चल के आपके जीवन में प्रत्येक, जब आप कभी संकट में फंसेंगे ना, तो ये क्षण आपको याद आएगा और इससे निकलने का सलीका आपको मिलेगा। मैं साथ ही कहना चाहूँगा कि इस समय विद्यालय शिक्षा के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एपिसोड के माध्यम से प्रमुख विषयों की विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हम आपके द्वारा प्रातः 10 बजे से विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाई का
कार्यक्रम चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी। और मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो विषय विशेषज्ञ आपको पढ़ाएंगे इसमें निश्चित ही आपकी कुछ जिज्ञासा भी बच जाएगी, तो आप उसको नोट कर लें। और अगले दिन हम आपको साथ में कुछ नंबर भी देंगे, कुछ अधिकारियों का नंबर देंगे, कर्मचारियों को देंगे, तो जो आपकी जिज्ञासा होगी उस टेलीफोन नंबर पर आप हमको बताएंगे, तो अगले एपिसोड में हम उसका समाधान भी करेंगे। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, हम कोशिश करें कि अपने अधिकारियों के माध्यम से, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से, कुछ सामाजिक लोगों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करते हुए हम पाठ्य पुस्तकों को इन बच्चों के पास तक पहुंचाने का हम प्रयास करने वाले हैं। जी मंत्री जी, इसी पर मैं आपसे और भी बात करूंगी, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, आप कहां से फोन करें, और अपने टेलीविजन का वॉल्यूम भी कृपया कम करके रखें। हाँ, मैं मंत्री जी को नमस्कार करना चाहता हूँ। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रबोध पाल गिरी है, रुद्रपुर से बोल रहा हूँ मैडम। जी स्वागत है, अपना सवाल कीजिए सर। मैडम, हमारी संस्था निर्धन और गरीब बच्चों को पढ़ाती है। जी तो जी, अपना समस्या सवाल उनके साथ जी जी तो उसको मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो निर्धन और गरीब बच्चे हैं जो बहुत छोटे भी हैं, जी 4.5 साल 4 साल से कुछ ज्यादा उम्र है उनकी, जी उनको हम लोग पढ़ाते हैं। ये झोपड़पट्टी में और भीख मांगते हैं, कुछ कबाड़ा कचरा बीनते हैं। उनके पापा या उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपंग जैसे हैं, जी तो उनको हम पढ़ा रहे हैं। क्या उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में बिना आधार कार्ड के या उन पे अगर कोई प्रूफ नहीं है हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल। प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत अच्छे काम पे लगे हैं। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आप स्वस्थ रहें, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। प्रमोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं धन्यवाद कि धन्यवाद। चाहे एक बच्चा हो, चाहे 50 हो या 100 हो, आपके लिस्ट में जितने इस टाइप से बच्चे हों जिनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कागजात नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सरकारी स्कूल में जहां भी वो बच्चे आसानी से जा सकते हों, आ सकते हों, मैं उनके एडमिशन की प्रॉपर व्यवस्था कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं तो आपका पड़ोसी भी हूँ। इसे लॉकडाउन का पालन करते हुए आप मेरे पास आएंगे या आप नहीं भी आएंगे, आपका टेलीफोन नंबर मेरे पास आ गया है, मैं अपने विभाग के अधिकारियों से बोलूँगा, वो आपसे मिलेंगे और जो आप सूची देंगे हम पास के विद्यालयों में बच्चों का दाखिला 100% कराएंगे। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आश्वासन यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मंत्री जी की तरफ से उनको मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जब चीज़ें बेहतर हों तो उन बच्चों का भी एडमिशन सरकारी स्कूल में जल्द से जल्द हो सके। सर, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी आपका स्वागत है, अपना सवाल रखें, अपना नाम बताएं। मैडम नमस्कार, मैं वंशदीप बात कर रहा हूँ हरिद्वार से। जी नमस्कार, अपना सवाल रखें। मैडम नमस्कार, मैं हरिद्वार से वंशदीप बात कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मैडम मेरा सवाल ये है, जो बच्चों का 5वीं कक्षा में एग्जाम ना होने, जी आपसे निवेदन है अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कृपया कम कर दीजिए और अपना सवाल कीजिए। उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन स्कूलों में जी मैडम स्कूलों में जिन बच्चों का एडमिशन होना था उनका एडमिशन नहीं हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए शिक्षा विभाग ने क्या प्रावधान किया है कि उन बच्चों की पढ़ाई आगे करवाई जा सके, क्योंकि उन बच्चों की पढ़ाई का तो लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। मैं भाई साहब आपका नाम नहीं सुन पाया, लेकिन आपने ये प्रश्न उठाया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने एक बात कही कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भाई साहब, आप समझते हैं कि इस समय पूरा विश्व संकट में है, जिंदगी को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि 15-20 दिन का अगर जो सत्र लेट भी हो गया तो ज़िंदगी से बड़ा मूल्यवान नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहिए, जो आपने हमें सुझाव दिया है किसी बच्चे का सत्र का नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी ये बच्चे जो हमारे हैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत आते हैं और कक्षा 5 से लेकर 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। उसके तहत इन बच्चों का दाखिला अगले क्लास में हो पाएगा आसानी से। हम इसकी कोशिश करेंगे
और आपने चिंता की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल। तो मंत्री जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी, डेविड सिंह। जी, डेविड सिंह है मेरा नाम। जी, अपना सवाल कीजिए सर, और अपने टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। कमी है जी। जी, अपना सवाल रखिए सर। नहीं है। हेलो, आप अपना सवाल रखिए सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जैसे बोर्ड परीक्षाएं कब तक है इसकी संभावना होने की? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड बोर्ड के माध्यम से 4 पेपर अभी हमारे नहीं हो पाए हैं संभवतः। मुझे लगता है जीव विज्ञान है, मैथ है, संस्कृत है, उर्दू है, इस प्रकार 2-4 विषयों के एग्जाम नहीं हो पाए हैं। और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा हमारा बोर्ड इसके लिए तैयार है। हम 10 दिन का अंतराल देके इन समस्त विषयों का हम एग्जाम करा लेंगे और कोशिश होगी कि जून लास्ट तक हम परीक्षा फल भी दे दें, ताकि अगले सत्र में बच्चों का हम दाखिला बहुत जल्दी कर पाएँ। बिल्कुल मंत्री जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से अब बच्चों, क्योंकि बच्चे घर पर हैं और हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है कोरोना की वजह से, लेकिन अब सरकार किस तरह के कदम उठा रही है। खास तौर पर अगर शिक्षा विभाग की बात करें, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि अब टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षित किया जाएगा, तो क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन सी कक्षा के बच्चे उसमें शामिल होंगे, किस तरह का वो पूरा प्रोसीजर रहने वाला है? इसमें टोटल हमारे जो विद्यालय शिक्षा के अधिकारी हैं उन्होंने विषय विशेषज्ञों के माध्यम से, जैसे हमारे कक्षा 9th हो गया, 10th हो गया, हमारे फर्स्ट ईयर हो गया, इंटर हो गया, इन बच्चों को जो हमारे एपिसोड होंगे इसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और इसमें अधिकांश जो हमारे विषय, हम ज़्यादा विषय इसमें ले रहे हैं, लेकिन मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये विषय तो होंगे ही होंगे। इसके साथ में और भी जो सहयोगी विषय इसके साथ होते हैं, हम अधिकांश विषयों को लेंगे जो बच्चों के आगे चल के हायर एजुकेशन में जो उनके काम आती है, जिनको कंपटीशन देना पड़ता है, उन ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को हम ले रहे हैं ताकि हम बच्चों को हम पढ़ा सकें। बिल्कुल, जिससे भविष्य भी उनका बेहतर रह सके। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ मंत्री जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार, मैं भगत सिंह खंडवाल बोल रहा हूँ मैम, चमोली से। जी, स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को मेरा प्रणाम। मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एलटीसी प्रवक्ता पदों पर। जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। 1949 शिक्षकों की जो टीपीसी हुई है, वो प्रवक्ता पदों की सूची कब तक जारी हो जाएगी, उनकी पदोन्नति सूची? प्रवक्ताओं की सूची को लेकर जानकारी चाहते हैं शायद। इस समय भाई साहब लॉकडाउन में ये काम निश्चित ही प्रभावित हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात को आप याद रखिएगा। अभी जब तक लॉकडाउन है, जो भी हमारे शिक्षकों की समस्या है, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे गेस्ट टीचरों की तैनाती का हो, ये जो लॉकडाउन की अवधि है, इसी अवधि में चाहे डीपीसी होनी है, इसी अवधि में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है ताकि ये लॉकडाउन की अवधि में इन सब कामों को कर लिया जाए, ताकि जब अगला सत्र पढ़ाई का चालू हो तो उस समय हम इन कामों को ना करें जिससे कि सत्र हमारा डिस्टर्ब हो। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी जो आपने विषय मुझे बताया है इसका मैंने निर्देश अधिकारियों को दे दिया है, वह लोक सेवा आयोग से संपर्क करके इसका समाधान जल्दी निकालेंगे। बिल्कुल, तो हम भी यही अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है और देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य एक बहुत कहीं ना कहीं इस संक्रमण से लोगों को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, इसलिए आप जो सवाल हैं आपके कृपया इस तरह से पूछें कि फिलहाल बच्चों को किस तरह से शिक्षा से उनकी दूरी ना रहे, घर पर किस तरह से उन्हें पढ़ाया जा सके, क्या कुछ व्यवस्थाएं शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। इससे जुड़े आप तमाम सवाल लगातार कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मंत्री जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत, अपना नाम बताइए, आप कहां से कॉल कर रहे हैं बताइए और अपना सवाल भी रखिए। जी, मेरा नाम नवाब अली है। जी जी नवाब अली, मोहम्मद नवाब जी। जी, स्वागत है नवाब जी आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। मैडम जी, मेरा सवाल ये है मैडम, तो अब तो लॉकडाउन की वजह से जो है ना शिक्षा में जो है ना बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है जी, लेकिन जो जब लॉकडाउन खुला हुआ था, मेरे बच्चे भी गए हैं सरकारी स्कूल में। यहाँ एक कस्बा झबरेड़ा पड़ता है जी, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, रुड़की के पास।
तो उनमें मैंने 1-2 साल उनमें अपने बच्चों को जो है ना वेस्ट कराया, उनमें पढ़ाई पढ़ाई तो कुछ होती नहीं, मास्टर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप एक बार अपने विभाग से जो है ना, यहाँ से जो है 2 सरकारी स्कूल हैं जी कस्बा जबरेड़ा में, लेकिन उनमें पढ़ाई का तो कोई नाम ही नहीं है। किसी के बस कपड़े फट रहे, किसी का कुछ फट रहा, यानी कि कोई शिक्षा पे ध्यान नहीं है। मैंने मास्टर को कई बार कहा भी जाके वहां भी, मैंने कहा मास्टर जी कम से कम आप पढ़ाइए तो इनको बच्चों को जी। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो समस्या है वो लॉकडाउन से भी पहले की कहीं ना कहीं आपके समस्या स्कूल नजर का- आती है आपके उनकी। स्कूल का नाम क्या है? जी, जबरेड़ा आप में? अपने जो जिस विद्यालय का आप जिक्र कर रहे हैं उसका नाम क्या है? जी ये प्राथमिक विद्यालय है जी, यहाँ कस्बा जबरेड़ा में 2 है जी। जबरेड़ा में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। जी जी नवाब भाई, प्राथमिक विद्यालय है जी। नवाब जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी शिकायत पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने सुझाव दिया है तो मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं अपने अधिकारियों को आज ही निर्देश दूंगा कि आपके स्कूल के साथ साथ और भी जहाँ इस टाइप के स्कूल हैं जहाँ शिक्षक पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं उनको निश्चित ही निर्देश करूँगा ताकि वह बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना करें और वहाँ बाकायदा एकेडमिक एजुकेशन का अच्छा माहौल बन सके। मैं इसकी कोशिश करूँगा। बिल्कुल मंत्री जी, तो आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम सूरज पोखरियाल है। जी नमस्कार सर। मैं पौड़ी गढ़वाल सिसई से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, अपना सवाल रखिए सर। मंत्री जी को दंडवत प्रणाम। और मंत्री जी से मुझे ये पूछना है, मंत्री जी जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड के, पर दूर दराज के बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जैसे आजकल ग्राम पंचायत के माध्यम से कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पे स्टार्ट करा जाए, ताकि क्योंकि गांव में सोशल डिस्टेंसिंग पहले से ही है आबादी के हिसाब से, तो वहाँ पे उन बच्चों को भी शिक्षा मिल पाए जो 1 घंटा या 2 घंटे करके अपनी शिक्षा पूरी कर पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव भी कहीं ना कहीं इनका है। क्या कुछ मंत्री जी आप कहना चाहेंगे इस पर? सूरज जी, आपने दूरदर्शन के माध्यम से प्रश्न पूछा। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस स्टूडियो में बैठा हूँ इनके माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि कई जगह इंटरनेट की प्रॉब्लम है, पहाड़ों में सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई में दिक्कत हमको आ सकती थी। इसी नाते हमने दूरदर्शन चैनल को अपनाया है और कई एपिसोडों के माध्यम से हम जो प्रमुख विषय हैं उन विषयों की पढ़ाई हम बच्चों को हम देंगे और साथ साथ हम टेलीफोन नंबर भी देंगे ताकि किसी विषय की कोई जिज्ञासा बच्चों के मन में आएगी तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई प्रोजेक्ट जब तक बनाएंगे तब तक भगवान की कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा होगी, तो लॉकडाउन से भी हमको हो सकता मुक्ति मिल जाए और कोरोना वायरस पे हम जीत हासिल करेंगे। तब तक के लिए ये दूरदर्शन के माध्यम से हम इसके एपिसोड के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसमें पोखरियाल जी आप हमारी मदद कीजिए कि हो सकता है हमारा ये छोटा सा प्रयास है, यह सफल भी हो सकता है, कुछ कमी भी आ सकती है, तो उस कमियों का आप हमें बताएंगे तो निश्चित ही उसका हम सुधार करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कोशिश करेंगे ताकि बच्चों के पास तक हमारी शिक्षा पहुंच पाए। और आप भी दर्शकों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लगातार जो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और शिक्षा के से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो आप मंत्री जी से सवाल के माध्यम से यहाँ पहुँचा सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप तक सही राय और सही जानकारी मंत्री जी के माध्यम से पहुँचे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंत्री जी, लगातार हम आपसे सवाल कर रहे हैं। एक फैसला आप के द्वारा लिया गया था, शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया था कि 1 से लेकर 8 और 9वीं और 11वीं की जो कक्षाओं में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे उनको पास कर दिया गया, उनको फेल नहीं किया जाएगा। तो इससे कितना मनोबल बच्चों का बढ़ता नजर आया, क्योंकि लॉकडाउन है, अब स्कूल काफ़ी हद तक लंबे समय के लिए बंद हैं। ऐसे में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से उनको एक तनाव से कहीं ना कहीं मुक्ति मिली होगी कि अब कोर्स पूरा करने का टाइम कम है, स्कूल नहीं जाना है, तो रिलीफ कहीं ना कहीं आपने बच्चों को एक बड़ा दिया है। इस बीच बच्चों को यह रिलीफ मिला है तो उनको खुशी तो होगी, लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए चुनौती भी है कि जो उनको पढ़ के मेहनत करके पास होना चाहिए था, निश्चित ही वह नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि संकट भी था।
लेकिन उन बच्चों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगले साल उनके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे और इस साल जो पढ़ाई में कमी रह गई है उन कोर्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि बोर्ड में तो हो सकता है आपको राहत ना मिले, बोर्ड में तो आपको कठिन परिश्रम करके ही प्रश्नों का जवाब देके ही पास होना पड़ेगा। इस नाते इस खुशी के साथ साथ उनके लिए चुनौती भी है, और इस चुनौती को उनको बड़े मन से स्वीकार करते हुए आपको अपने पाठ्यक्रम को आने वाले टाइम में और मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, ताकि 2 साल का कोर्स आप 1 साल में पढ़ के ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम को आप पास कर सकें, और इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। बिल्कुल मंत्री जी, और इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, बोर्ड्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का जो उनका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर शीट्स हैं, वो अभी चेक नहीं हो पाए हैं। टीचर्स के एक लंबा प्रोसीजर कहीं ना कहीं लगता है, तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कई सवाल हमारे पास ऐसे भी आते हैं मंत्री जी कि क्या वो जो आंसर शीट्स हैं वो सुरक्षित हैं? इस पर आपसे जानना चाहेंगे इसका उत्तर। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मंत्री जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से फोन कर रहे हैं, बताइए। मैम नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ मैम, हरिद्वार से। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए सर। जी मेरा सवाल यह है कि जैसे ये लॉकडाउन दौरान या पहले फीस के लिए जो प्राइवेट स्कूल वाले ये लोग हैं जमा करने के लिए, तो मैम जैसे अब बहुत गलती नहीं मिली है और स्कूल वाले बार बार बोल रहे हैं, तो अप्रैल में जून की स्कॉलर फीस हमें जमा करनी है कि नहीं करनी है प्राइवेट स्कूलों को? सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से अपना जो सवाल है उसको दोहराएं प्लीज। मैम मेरा सवाल ये था, अप्रैल में जून की जो फीस स्कूल वाले अभी डिमांड कर रहे हैं पैसे के लिए, तो वो हम जमा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पूछना था मुझे। तो सारी चीजें वो स्कूल कुछ फॉर्म जी फीस को लेकर कहीं ना कहीं उनका, हाँ जी, फीस की मांग कर रहे हैं। भाई साहब आपकी बात कट के आई है, लेकिन मुझे थोड़ा जो मैंने गैस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने फीस की बात कही है कि कुछ स्कूल वाले आप पे दबाव डाल लें कि आप अप्रैल का फीस जमा कीजिए, शायद मुझे ये समझ में आई। तो मैं एक कॉमन बात आपसे बोलता हूँ कि मैं इस स्टूडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो उत्तराखंड के जितने प्राइवेट स्कूल के संचालक बंधु हैं, मैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस सत्र में आप फीस को ना बढ़ाएं। कोई स्कूल संचालक बंधु फीस को ना बढ़ाएं, ये मेरा निवेदन है। साथ ही उत्तराखंड प्रदेश के अंदर NCERT कंपलसरी है, इस पाठ्यक्रम के अलावा कोई पाठ्यक्रम नहीं लगाएंगे, किसी अभिभावक पर दबाव भी आप नहीं डालेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। तो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, NCERT ही बुक लगेंगी। 2, तीसरा जो फीस की आपने बात की, मैं स्कूल संचालक बंधुओं से कहना चाहता हूं कि वो फीस के लिए दबाव किसी पे ना डालें। साथ ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामर्थ्यवान हैं, सरकारी महकमे में कर्मचारी हैं, मंथली उनकी इनकम उनके खाते में आती भी है। ऐसे बंधुओं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति यही है कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके पाले पढ़ते हैं, उन स्कूलों में सामर्थ्यवान लोग अपने बच्चों की फीस को अवश्य जमा कराएं, क्योंकि उस स्कूल में स्टाफ है, अध्यापक हैं, बस के ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं, चपरासी हैं, उनके बच्चे भी पलने हैं और वह आपकी फीस देने पे ही पलेंगे। तो जो लोग सामर्थ्यवान हैं उनके लिए सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि वह समय से अपने बच्चों का फीस प्राइवेट स्कूल में जमा करें, यह भी निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही कोई प्राइवेट स्कूल के जो संचालक बंधु हैं, जो व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है, उस पर फीस के लिए दबाव ना डालें, यह भी राष्ट्रभक्ति है। यह विषय, यह जो समय है दोस्तों, ये कुछ पल का है। जिंदगी में अच्छा वक्त भी बुरा वक्त भी आता है व्यक्ति पे, इसको ईमानदारी से बड़े हौसले के साथ काटना चाहिए। समय सदा एक जैसा नहीं रहता, तो आपसे निवेदन है कि समय कटने के बाद आपकी अच्छाई बुराई दोनों सामने आएंगी। आप ईमानदारी से समय को काटेंगे तो आपकी प्रशंसा होगी, भगवान भी आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन इस घड़ी में भी आपने मात्र लाभ और हानि के लिए काम किया तो ईश्वर कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। इस नाते निवेदन है ऐसे अभिभावकों से भी कि जो सामर्थ्यवान होते हुए अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। और ऐसे स्कूल संचालक बंधु जो गरीबों पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम फीस अभी जमा करो,
मैं इन दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ और दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी शिकायत ना आए। बिल्कुल मंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर बात कही और उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से जब आपकी बात आगे पहुँचेगी तो प्राइवेट स्कूल्स खासतौर पर इस विषय पर गंभीरता से सोचेंगे। कॉलर हमारे साथ इस वक्त मंत्री जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं बताइए और अपना सवाल रखिए। जी बहुत बहुत स्वागत है, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हेलो जी नमस्कार। नमस्ते, मैं बागेश्वर से बोल रहा हूँ, रमेश अनवाल। जी स्वागत है रमेश जी आपका, अपना सवाल कीजिए। जी मैं मंत्री जी को नमस्कार कह रहा हूँ और पहला मेरा एक निवेदन है मंत्री जी से कि जी। उत्तराखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है ये सीबीएसई पैटर्न की अगर चल जाए, देश में जो एक किस्म की अगर शिक्षा व्यवस्था होने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति हमारी जो राष्ट्रीय केंद्रीय विद्यालयों की जो एजुकेशन की सिस्टम है, वही सिस्टम अगर हमारे उत्तराखंड में भी लागू हो जाए और इसको ऑनलाइन प्रोत्साहित करने के लिए मंत्री जी द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और भी किए जाएं। धन्यवाद उससे रमेश जी। हमें बहुत सारा मदद मिलेगी। एक तो सीबीएसई के जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं उससे वो बने बनाए प्रोग्राम हैं जी, उनसे बच्चों को सीखने के लिए। दूसरा, जो पलायन हमारा पहाड़ से है वो पलायन रुकने में उसको बहुत सारी मदद मिलेगी, क्योंकि बच्चे घर बैठ के पढ़ सकेंगे ऑनलाइन एजुकेशन अगर मिल जाए तो। रमेश जी, निवेदन था मंत्री जी। आपके जो सुझाव हैं बहुत अमूल्यवान है। मैं उसका जवाब दूँ उससे पहले आपको नमस्कार करता हूँ मैं। और आपने जो सुझाव दिया है, निश्चित ही आपको मालूम है कि मैं विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था को जो है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम पटरी पे लाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब भी हमने कोई निर्णय लिया है, जिन कल्पनाओं को लेकर प्रदेश का निर्माण किया गया, ये छोटा सा पहाड़ी प्रदेश बनाया गया, तो जब तक दुर्गम जो क्षेत्र में रहता है, पहाड़ के कोने में कोई व्यक्ति रहता है, मैं उसको लेकर हमेशा कोई निर्णय लेता हूँ। और हमेशा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने सुझाव दिए हैं, आने वाले टाइम में ईश्वर की कृपा हो कि समय जल्दी सामान्य हो, तो निश्चित ही आपके इन सुझावों का हम विद्यालय शिक्षा में अमल करेंगे और प्रदेश के हित में, दुर्गम क्षेत्र के हित में हम इसको सुगम बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमें इसके लिए आशीर्वाद दीजिए, हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल मंत्री जी। तो एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए। जी अपना नाम बताइए। हाँ जी स्वागत है, आपसे निवेदन है सर अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैम और मैम नमस्कार। जी हाँ मैम नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल मंत्री कीजिए। जी के.आर. जोशी नैनीताल से बोल रहा हूँ मैम। जी स्वागत है, सवाल कीजिए। के.आर. जोशी नैनीताल से बोल रहा हूँ मैम। जी जोशी जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल मंत्री जी से ये था कि जैसे ये व्हाट्सएप पे पढ़ाई हो रही है आजकल, तो जहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है, तो वहाँ के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं और क्या उसमें कोई कुछ किया है उसके बारे में सरकार ने? जी जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जोशी जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो पढ़ाई है, वो निश्चित ही हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं बहुत विभिन्न हैं, एक तरह की नहीं है, तो सब जगह इंटरनेट नहीं है। इसी नाते हमने वैकल्पिक रूप में इस क्षति को 100% तो हम पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश की है कि दूरदर्शन के माध्यम से, क्योंकि दूरदर्शन ये चैनल है, ये पहाड़ में भी सब जगह है, हम इसके माध्यम से कुछ एपिसोड के माध्यम से प्रमुख विषयों की पढ़ाई हम बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चों का इस समय नुकसान हुआ है विद्यालय शिक्षा का, हम दूरदर्शन चैनल के माध्यम से हम पूरा करने जा रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा और इसमें भी कुछ कमी आए तो आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम और ठीक करने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल। तो मंत्री जी कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी इन्होंने सवाल भी करा था जोशी जी ने, इंटरनेट के जरिए कहीं ना कहीं हर जगह कनेक्टिविटी नहीं होती तो दिक्कत आ जाती है। मैंने यही कहा कि इंटरनेट प्रदेश में सब जगह नहीं है, इसीलिए व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सकती, संभव नहीं है। इसी ना तो दूरदर्शन चैनल को हमने अपनाया है। बिल्कुल। और इसमें एपिसोड के माध्यम से जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से हम बच्चों तक अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल। एक और फ़ोन कॉल ले लेते हैं मंत्री जी। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। अपना नाम बताइए सर। नमस्कार जी नमस्कार। मैं बहादुर सिंह मेहता बोल रहा हूँ उधम सिंह नगर से। जी अपना सवाल रखिए। उधम सिंह नगर से। जी सवाल कीजिए। मंत्री जी ने जो अभी सुझाव दिया था बहुत अच्छा लगा मेरे को। मंत्री जी को नमस्कार। नमस्ते मेहता जी, आपको भी नमस्कार। हेलो जी मेहता जी नमस्कार। जी तो मैं ये कह रहा था उसमें कि जो मंत्री जी ने आपने सुझाव दिया था बहुत बढ़िया कि जो सक्षम लोग हैं वो अपनी फीस जमा करके वो जो विद्यालय के कर्मचारी हैं उनके लिए ये सोचना चाहिए, और जो नहीं है इसमें सक्षम उन गरीब लोग जिन पे काम करने की वो नहीं है अभी लॉकडाउन में, और उन लोगों की थोड़ी फीस कुछ % माफ कर दी जाए जिससे कि गरीब लोगों को सहायता मिले। जी मेहता जी धन्यवाद आपका भाई साहब। और कोई सुझाव दीजिएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो आपने बात कही सर उसी की सराहना उन्होंने की है। सवाल मैं आपसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि 10वीं और 12वीं, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण कक्षाएं होती हैं, बोर्ड के एग्जाम्स उन्होंने दिए हैं, कई जगहों पर पेपर्स आ चुके हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर भी बच्चों और खासकर टीचर्स में सवाल है कि उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, उन आंसर शीट्स की, और रिजल्ट कब तक सामने आएगा इस लॉकडाउन के बीच। 10वीं और 12वीं की जो आंसर शीट्स हैं उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? मैं बहन जी आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को जिनकी जिज्ञासा है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं इनकी जो आंसर शीट है वह 100% सुरक्षित है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। दूसरी बात, समय से ये कॉपियाँ चेक होंगी नहीं होंगी, जो पेपर बच गए हैं उसके एग्ज़ाम समय पर होंगे नहीं होंगे, परीक्षा फल समय पर आएगा नहीं आएगा। मैं इन सब बातों के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रमुख 3-4 विषय बच गए हैं, लॉकडाउन की अवधि समाप्त होते ही 10 दिन का अंतराल देके हमने अधिकारियों को अपना दक्ष किया हुआ है, हमने तैयार किया हुआ है। बहुत जल्दी बचे हुए विषयों का एग्जाम कराएंगे और कोशिश होगी कि बहुत जल्दी कॉपियों की इसकी जांच हो जाए और जून लास्ट तक हम परीक्षा फल भी देंगे ताकि अगला सत्र को हम जल्दी स्टार्ट कर सकें, ताकि इस समय लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों का, विद्यालय शिक्षा के बच्चों का जो पाठ्यक्रम बढ़ाने में कुछ क्षति हुई है, हम बहुत इसको लंबा नहीं करना चाहते, हम बहुत जल्दी सत्र चालू करके इसकी पूर्ति करना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि बच्चों को बिल्कुल इस वक्त परेशान नहीं होना चाहिए। जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं खास तौर पर, उनकी जो आंसर शीट्स हैं वो सुरक्षित हैं, और जल्द से जल्द विभाग यही कोशिश कर रहा है कि बचे हुए जो एग्जाम्स हैं वो जल्द, जब चीज़ें बेहतर होंगी तो वो पेपर कराए जाएँ और साथ ही रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी सामने प्रस्तुत किया जाए। मंत्री जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आपसे मेरा निवेदन है, अपने टेलीविजन सेट की वॉल्यूम कृपया करके बंद कर दीजिए और अपना नाम बताइए, अपना सवाल कीजिए। आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी, हेलो जी, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करें, अपना नाम बताएं और अपना सवाल करें। हाँ, हेलो जी जी मैम। जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल यह है कि मेरी लड़की जो है सब नवोदय विद्यालय संतुधार में पढ़ती है। जी, संतुधार में तो जो है वो उनके इंटर के पेपर जो है वो रह चुके हैं, एक तो वो कब होंगे? जी, कौन सी कक्षा में है आपकी बिटिया? जी, 12th में। जी बिल्कुल, तो सवाल वही है कि जो पेपर रह गया है वो कब तक होगा, जो अभिभावक की एक परेशानी होती है इस वक्त। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
वो आपके बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चे भी हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा बहुत जल्दी कुछ समय का अंतराल देके जो बचे हुए जो पेपर हैं उनका जल्दी हम एग्ज़ाम करा के हम परीक्षा फल भी जल्दी लाएंगे ताकि अगला सत्र समय से प्रारंभ हो सके। जो इन दिनों गैप हुआ है हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम कुछ पेपरों के नहीं हुए हैं आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सरकार जिम्मेदारी से उन विषयों को उनका समाधान निकालेगी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मंत्री जी लगातार जिस तरह से लोगों के सवाल आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मोटे तौर पर अभिभावकों की परेशानी यही है या उनकी चिंता यही है कि जो पेपर रह चुके हैं, जो नहीं हुए हैं अभी एग्जामिनेशंस, वो कब तक होंगे, और जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर साफ तौर पर अभिभावकों की नज़र आती है। तो ऐसे में आपको किस तरह से सर लगता है कि आने वाले अभी कितना समय, और हालांकि कहना मुश्किल है सर, पर आप किस तरह की तैयारी, किस तरह की रणनीति लेकर चल रहे हैं? आप अपने अधिकारियों के साथ किस तरह की आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं जिससे चीज़ें जो हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और एक सवाल सर और ऐड यहाँ पर करना चाहूँगी, जो उच्च शिक्षा है उसके साथ किस तरह का समन्वय है? क्योंकि 12th के जो बच्चे हैं अभी लेट है, पेपर पूरे नहीं हुए, रिजल्ट लेट आएगा, तो आगे कॉलेजेस तक जाने में भी चीज़ें अफेक्ट होंगी, तो उसमें किस तरह का आपका समन्वय है? देखिए बहन जी, कोई चीज़ अभी बिल्कुल हम उसका शेड्यूल दे दें कि इसी डेट को ये हो जाएगा, इस डेट को ये हो जाएगा, आज कहना बहुत मुश्किल काम है। और जो अभिभावक बंधु अपने बच्चों की ज़िंदगी को लेकर चिंता कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम को लेकर चिंता कर रहे हैं, वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, अपने बच्चों के प्रति बनती है। लेकिन ऐसे बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये जो घड़ी है ना, ये बहुत मुश्किल की घड़ी है। इस घड़ी में कुछ भी कह देना बहुत गलत हो जाएगा। हम एक ही बात कहेंगे आपसे कि आप हम पे भरोसा कीजिएगा। सरकार 100% आपके बच्चों के भविष्य की चिंता कर रही है। हमारी कोशिश होगी कि लॉकडाउन की अवधि जैसे समाप्त होगी तो जिन कामों की उम्मीद आप हमसे महीने दिन की कर सकते हैं, हम निश्चित ही हमारी कोशिश होगी। हम अंदर खाने आज की डेट में अधिकारियों से वार्ता करके, हमारे मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश की जो लॉकडाउन की अवधि में कुछ हमारे सिस्टम काफ़ी बिगड़ चुके हैं, हालात ख़राब हो चुके हैं। हालात ठीक होने पे, लॉकडाउन समाप्त होने पे हम सब चीज़ों को यथावत अपने जगह पे कैसे जल्दी ले आएँ, इसके लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है। चाहे इसके लिए सरकार, हमारे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। इस नाते इस लॉकडाउन में भी हम टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश हम देते हैं। जैसा कि अभी कल मैंने अपने विद्यालय शिक्षा के सचिव को हमने बुला कर उनसे कहा कि जो लॉकडाउन की अवधि में आप अपने अधिकारियों को बैठाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाइए और कोशिश कीजिए कि गेस्ट टीचरों की समस्या अभी समाप्त होनी चाहिए। जी सर, आपका जवाब अभी पूरा थोड़ी देर में लेते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? मैम, मैं पायल बोल रही हूँ, मैं उधम सिंह नगर से बात कर रही हूँ। जी पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए पायल आप अपना। हेलो सर, नमस्ते। जी, तो इस वक्त हमारे साथ लगता है एक छात्रा भी जुड़ चुकी हैं। अभी तक अभिभावकों के फोन आए। पायल, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर, नमस्ते। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ, उधम सिंह नगर से। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी 12th में आई हूँ, तो जो लॉकडाउन की वजह से जो हमारा लॉस हो रहा है उसमें हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा या उतना ही रहेगा? जी बिल्कुल। तो एक बहुत, क्योंकि छात्र है तो जाहिर है, एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा है कि जो 11th से 12th में आई हैं, तो जो सिलेबस है 12th का, तो क्या वो रिड्यूस होगा या वैसा ही रहेगा? सिलेबस को लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि होता है सर कि 10th और 12th का सिलेबस टाइमली कंप्लीट भी कराना होता है अगले साल के एग्जाम्स के लिए, तो उसी से जुड़ा कहीं ना कहीं ये सवाल है। बेटा पायल, आपने फ़ोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपके स्कूल का नाम क्या है? सर, गुरु नानक पब्लिक स्कूल। कहाँ? सर, रुद्रपुर गुरु नानक स्कूल। अच्छा, ठीक है बेटा। आपको बेटा मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। आपको पढ़ लिख के आप
देश के एक बहुत अच्छे नागरिक बने। बेटा मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। और जो आपने विषय को लेके, पाठ्यक्रम को लेके आपने चिंता की, सबसे पहले तो बेटा आप कक्षा 11वीं आपने पास आउट किया है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामना। और विषय को लेकर आप चिंता मत कीजिए, सिलेबस को लेकर कि कहीं रिड्यूस होगा नहीं होगा ये जानना चाहती, हालांकि अभी कहना पायल बहुत मुश्किल हो गई है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ, आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। आप जैसे इस प्रदेश में लाखों बच्चे हैं जिसकी बेटा हम लोग सकारात्मक चिंता कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप परिवार में बैठ के अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखें। और जो विषय की आपने बात की, सिलेबस की बात की, इसकी चिंता आप मत करो। आप बस भगवान से दुआ करो कि हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जो ये कोविड-19 चुनौती बन के आया है, ये समाप्त हो तो ये सब चीज़ें अपनी जगह यथावत हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और कोई बहुत बड़ी विषय आपके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बिल्कुल सर, तो इस वक्त जो हमें सोचना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए कि जो है अभी पढ़ाई अपनी जारी रखें। आगे जैसे जैसी गाइडलाइंस जारी होंगी आपको स्कूल की तरफ से आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी। एक और कॉलर हमारे साथ सर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपना नाम बताइए। जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम सुमन लता है। जी सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं चमोली से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सुमन लता है। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल करिए मैम। जी हाँ जी सुमन जी, अपना सवाल रखिए आप। शायद सुमन जी का इस वक्त उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है सर। तो लगातार जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे सर, एक सवाल और भी जो हमारे जहन में आया, बहुत लोगों ने हमसे पूछा, कई स्कूल्स ऐसे हैं जो किताबों के साथ रेडी हैं, उनके पास किताबें हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट वो कहीं ना कहीं बच्चों तक नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर किताबें आ चुकी हैं स्कूल में या बुक्स सेलर्स के यहाँ पर भी है, लेकिन कई स्कूल ये भी कहते हैं कि कैसे हम बच्चों तक पहुँचाएं जिससे वो अपनी पढ़ाई शुरू कर लें, आगे की पढ़ाई शुरू कर लें। पेरेंट्स भी खरीदना चाहते हैं, तो इसको लेकर क्या शिक्षा विभाग कुछ रणनीति बना रहा है कि बच्चों तक जो ले सकते हैं किताबें फिलहाल, उसको लेकर आगे किस तरह से काम किया जा सके? बिल्कुल ही बहन जी, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस समय लॉकडाउन के दौरान बच्चे अपने घर में खाली हैं और पाठ्य पुस्तक उनके पास तक पहुँच जाती तो मुझे लगता है कि शायद समय का एक अच्छा उपयोग हो सकता था। लेकिन लॉकडाउन का पालन करना बहुत बड़ा इस समय हमारा नैतिक कर्तव्य बनता था। हम इस समय कोशिश करें ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो। और हमारे यहाँ जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी गांव के सभापति हैं, वो अपने गांव में मान लीजिए उनकी ग्राम सभा में 200 परिवार होंगे, तो 200 परिवारों में जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, किस क्लास के बच्चे हैं, उनकी सूची बना लें और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर लें। वहाँ के तहसीलदार होंगे, SDM होंगे, उनके माध्यम से परमिशन लेके अगर जो एक गाँव का सभापति किसी एक दुकान पर उसका समय तय हो जाए कि इस समय उस गांव के सभापति आ जाएं, तो कुछ लोगों के माध्यम से उस गांव की किताब एक दुकान से आ जाएगी। और सभापति महोदय अपने गांव में लाके या वार्ड मेंबर अपने वार्ड में लाके सोशल डिस्टेंसिंग का पॉइंट बना के उन सब बच्चों को किताबें वितरित कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय से किताब भी आ जाएंगी और लॉकडाउन का पालन भी हो जाएगा। ऐसा निर्देश मैंने अपने सचिव, विद्यालय शिक्षा के सचिव को दिया है और आजकल में कोई ना कोई इसमें गाइडलाइन जारी हो जाएगी जिससे कि बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच पाई हैं ना, वो पहुंच जाएगी। कुछ स्कूलों में किताबें होंगी, लेकिन सबसे पहले आवश्यक यह है कि सिलेबस जो है NCERT ही होना चाहिए। इस समय इसके अलावा कोई भी पाठ्यक्रम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और NCERT किताबें जो प्रदेश के बड़े बड़े सेंटर हैं, उन सब जगह किताबें लगभग पहुँच चुकी हैं। और वैसे भी अब कॉमर्शियल वाहनों की छूट दी गई है, तो इनके माध्यम से जिन सेंटरों पे किताबें नहीं पहुंच पाई हैं, यथाशीघ्र वहाँ पहुंच जाएंगी ताकि लोगों को किताबें मिलने में दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, मैं ये अवश्य कहूँगा कि एक गांव में 100 परिवार है, तो 100 के 100 लोग किताब लेने पहुँच जाएंगे तो निश्चित ही लॉकडाउन का उल्लंघन होगा और ये ठीक नहीं है। तो ऐसे समय में आपके गाँव के सभापति होंगे, BDC मेंबर होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, जिला पंचायत सदस्य होंगे, अगर जो उनका आप सहयोग लेंगे तो एक व्यक्ति पूरे गांव की किताब को ला सकता है, कहीं भीड़ भी नहीं होगी
और सब जगह आसानी से पाठ्यक्रम पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि इस नियम का पालन करने की आवश्यकता है और बहुत जल्दी शासन से गाइडलाइन जारी होने वाली है, उसके अनुसार ही आप किताबें लें। यानी कि एक बहुत बढ़िया कदम आप आने वाले दिनों में उठाने वाले हैं, जिससे बच्चों को उनकी जो किताबें हैं, उनकी पुस्तकें हैं, वो घर पर ही मिल सके और वो अपनी बुक्स के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई को आगे शुरू कर सके। एक बहुत अच्छा कदम है। सर, एक और सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, जानकारी दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। जी संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए। मैं मंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्ते संजय जी। और मंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि मेरी बेटी है जो पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ती है जी। और उसका आखिरी सत्र है कंप्यूटर साइंस से, और उनका जो हॉस्टल है वो भी खाली करा करके क्वारंटाइन के लिए रख दिया गया है। मेरा सवाल ये था कि इनका सत्र कब से प्रारंभ होगा और हॉस्टल को आप विधिवत वैसे ही सही करके देंगे, क्यों वहाँ पर काफी इन्फेक्शन फैल चुका होगा, क्योंकि वहाँ काफी मरीज रह रहे हैं पंतनगर में। मुझे पता लगा है कि 3000 के करीब वहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन किया गया। जी बिल्कुल। संजय जी, आपने अपनी बेटी के भविष्य की चिंता की और उसी से संबंधित आपने सवाल पूछा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन भाई साहब संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पंतनगर यूनिवर्सिटी को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, निश्चित ही मान के चलना कि भगवान ना करे कि वो हमारे आपके काम नहीं आई, लेकिन अगर ये बीमारी हमारे आपके पास तक आती ना, हो सकता है कि हमको भी उसकी आवश्यकता पड़ती। तो हमारे जैसे बहुत से भाई बंधु हैं जिनके स्वास्थ्य के लिए उतनी बड़ी जगह जहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की सारी समुचित व्यवस्था है, इसी नाते आम जनमानस की ज़िंदगी को बचाने के लिए सरकार ने उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। तो कोई शौक से नहीं किया गया है, एक ये देश पे संकट आया है जिसको हम सबको मिलजुल के इसके समाधान के लिए काम करना है। आपकी बेटी वहाँ पढ़ती है, निश्चित ही वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो आपकी बेटी की पढ़ाई इसमें प्रभावित हुई है, लेकिन आप बहुत जल्दी निश्चिंत रहिए। जैसे इस लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी और हमारे प्रदेश में कोरोना के जो मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, इनकी संख्या जैसे शून्य हो जाएगी, सब चीज़ें सामान्य होंगी और आपकी बेटी जो CS कर रही है, मैं उसको शुभकामना देता हूँ। और ये मैं कहना चाहूँगा कि बेटा, इस समय देश पे नहीं पूरे विश्व पे संकट आया हुआ है और इस संकट के समाधान में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। तो मैं कहूँगा बेटा, आपका यही योगदान हो गया कि जिस सेंटर में आप पढ़ती हैं उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। आप भगवान से दुआ करो ताकि देश हमारा जल्दी स्वस्थ हो जाए और आपकी यूनिवर्सिटी पहले जैसे खिलखिलाए और पुनः आप पढ़ने जाएं और आपकी पढ़ाई पूरी हो और आप अच्छे देश के नागरिक बने और देश की सेवा करें। मैं आपको शुभकामना देता हूं। ऐसी घड़ी में संजय जी, मैं आपसे भी कहूँगा, हौसला रखने की आवश्यकता है, हिम्मत रखने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी सब चीज़ें सामान्य होगी, आपकी बेटी पढ़े लिखेगी और वहीं पढ़ेगी और सब अच्छा माहौल होगा। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। बिल्कुल मंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा भी सवाल है। जिस तरह से अभी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कूल और कॉलेजेस को क्वारंटाइन सेंटर बनाने, अगर ज़रूरत पड़ी तो बनाया जा सकता है। ऐसे में सर कहीं ना कहीं उस मोर्चे पर भी शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पठन पाठन को लेकर तो आप कर ही रहे हैं, जो कोशिशें आपकी है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इस ओर भी शिक्षा विभाग पूरी मुस्तैदी से नजर आ रहा है खड़ा हुआ। नहीं, आपने देखा बहन जी कि जहाँ जहाँ लॉकडाउन का लोगों ने पालन नहीं किया और जैसे लॉकडाउन की घोषणा मोदी जी ने की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की, तो बहुत से लोग चल पड़े अपने घरों से। अपने आप को लोगों ने पता नहीं क्या समझा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, चल पड़े। तो जहाँ जहाँ लोग आए उनको रोका गया प्रशासन द्वारा और जो जहाँ था वहीं उनको क्वारंटाइन किया गया। जैसे हमारे कई स्कूल हैं, कई हमारे इंटर कॉलेज हैं, GGIC हैं, उनको सेंटर बना के वहाँ लोगों को खाने पीने की, रहने की, सोने की, नहाने की, शौचालय आदि की, चिकित्सा की सारी व्यवस्था की गई है। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग या पंचायत कोई भी अछूता नहीं है। सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस संकट की घड़ी में अपने देश को बचाने के लिए, अपने प्रदेश को बचाने के लिए सारी व्यवस्थाओं को सेंट्रलाइज किया गया है ताकि इससे निजात मिले और हमारा देश पहले जैसे खुशहाल हो,
प्रदेश हमारा फिर से खुशहाल हो, विश्व के सब लोग उत्तराखंड देवभूमि में घूमने आएँ। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सबको मिलकर संघर्ष करना है और इससे प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है। ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल मंत्री जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे जो दर्शक है उनको इतनी अहम जानकारी दी और साथ ही साथ आपने हमारे कॉलर्स की समस्याओं का भी समाधान किया। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। नमस्कार बहन जी, आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारे विशेष कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। मंत्री जी द्वारा जो चीज़ें सामने रखी गई हैं उनसे भी आपकी समस्याओं को कहीं ना कहीं विराम मिला होगा। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार देखते रहिए DD उत्तराखंड। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।